हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्वेल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और उनके जन्म स्थान या फिर उनको कौन सा पुरस्कार कब दिया गया है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे जेल वार्डन, यूपीएसआई, लेखपाल और जो भी फॉरेस्ट गार्ड आदि की जो भी वैकेंसी लगी हुई हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे, ये हमारा दूसरा वीडियो है हिंदी के प्रमुख कवियों की। अगर आप पहला वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले जो कवित्री हैं मीराबाई के बारे में। 1498 से 1573 तक मीराबाई के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये क्या थी। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। कभी कभार जन्म पूछ लिया था तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ठीक, अब यूपी के पेपर में इनका जन्म तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, मगर देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी, है ना। कवित्री कवित्री हम इसी तरह लिखेंगे, ये कवित्री का शुद्ध रूप होता है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में कवित्री पूछा था, लोग ऐसे कवित्री लिख देते ना, कवित्री, तो ये गलत होगा, ये एकदम सही है। ठीक, कवित्री होता। ठीक, और इन्होंने अगर पूछा जाए कौन से रस का प्रयोग किया तो भक्ति रस का प्रयोग किया है काव्य में। ठीक, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में ये लीन थी। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि यूपी पुलिस में पूछी गई हैं, इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, मलार राग, राग सोरठ का पद या स्फुट पद, नरसिंह मेहरा की हुंडी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से पिछली बार यूपी पुलिस में ये गीत गोविंद का टीका पूछा गया था। ठीक, और ये नरसिंह जी का मायरा, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो चलिए देखिए, ये कवित्री थी। ठीक, चलिए अगले जो दूसरे नंबर पे हैं भूषण जी, इनके बारे में इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, क्योंकि देखिए ये आप यूपी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। ठीक, ये रीत काल के प्रमुख कवि थे, याद रखेंगे किस काल के हैं तो रीत काल के। ठीक, इन्होंने काव्यों में किसका प्रयोग किया? वीर रस का, वीर रस ना। देखिए इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका भूषण तो इनकी उपाधि दी गई थी, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। याद रखेंगे, इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी थी इन्हें भूषण की उपाधि? जिस नाम से ये प्रचलित हैं, ये नाम किसने दिया था? रुद्र शाह ने। किसके पुत्र थे रुद्र शाह? हृदय राम के। ठीक, चित्रकूट के जो राजा थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं। देखिए ये शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ क्या थे? आश्रय रहे, मतलब उनके वहाँ रहते थे। ठीक, और भी राजाओं के पास रहे, मगर मेन रूप से इन्हीं के बारे में इन्होंने वर्णन किया, क्योंकि इनको ये अधिक प्रशंसनीय थे। ठीक, देखिए इन्होंने अपने रचनाओं में शिवाजी को नायक के रूप में और औरंगजेब को खलनायक के रूप में दिखाया है। ठीक है, देखिए इनकी जो रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। शिवा बावनी बहुत बार पूछा जा चुका है, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, शिवराज भूषण। देखिए ज़्यादातर इनकी रचनाओं में भूषण है, तो इससे याद कर लेंगे। ठीक, भूषण है, भूषण और दूषण है ना, और एक शिवाजी बावनी और छत्रसाल दशक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। इसमें से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो याद रखेंगे इनके बारे में। चलिए अगले हमारे तीसरे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़। इनका जन्म कहाँ हुआ है? आजमगढ़। ठीक, देखिए इन्हें क्या क्या मिल चुका है तो देखते हैं, इनका योगदान देखते हैं। तो इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया था और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है? इनकी सुप्रसिद्ध रचना प्रियप्रवास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। प्रियप्रवास किसकी रचना है? तो इन्हीं की है। ठीक है, जो प्रियप्रवास है उससे क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन कई बार आया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिऔध द्वारा। ठीक, हरिऔध द्वारा। तो दोबारा देखते हैं, इनकी सुप्रसिद्ध रचना प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना को किससे सम्मानित किया? कौन से पुरस्कार से? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। पहला प्रियप्रवास जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, दूसरा वैदेही वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं वैदेही वनवास। ठीक,
वैदेही वैसे सीता को बोलते हैं और सीता अयोध्या से, तो इसलिए उपाध्याय से याद रखेंगे, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रचनाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनकी। चलिए अगला देखते हैं इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। तो पारिजात, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, पद्य प्रसून, रस कलश, फूल पत्ते और बोलचाल, ये इनके काव्य संग्रह हैं, ठीक। इसके अलावा इनके उपन्यास जो फेमस हैं अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठेठ हिंदी का ठाठ पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। सबसे मेन चीज़ इनकी जो परिप्रवास है और वैदेही वनवास और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को जरूर याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना कि जो परिप्रवास है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके बारे में पूछा भी जा चुका है, ठीक। फणीश्वर नाथ रेणु ये आपके बिहार के थे, इनकी रेणु क्या थी, इनकी उपाधि थी ना, उपनाम। चलिए ये बिहार के थे। देखिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है, मगर इन्होंने 1974 में आपातकाल के विरोध में पद्मश्री को वापस कर दिया था, ठीक। इन्होंने कहा था कि पद्मश्री हमारे पापश्री के समान हो गया, ठीक, पापश्री के समान हो गया, ठीक। तो जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था तो उसके विरोध में इन्होंने क्या कर दिया था, अपना पद्मश्री पुरस्कार को वापस कर दिया गया था। और ये पद्मश्री किसके लिए मिला था, महिला आंचल के लिए। महिला आंचल इनकी बहुत ही अच्छी उपन्यास थी, ठीक, तो इसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ठीक। देखिए प्रसिद्ध उपन्यास महिला आंचल, याद रखेंगे बहुत बार पूछा जाएगा महिला आंचल किसकी रचना है, ठीक है। पहली आंचलिक उपन्यास है। देखिए आंचलिक मतलब क्या होता है, जो क्षेत्र विशेष से, जैसे कि मान लिया आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहते हैं और उसी जिले का वर्णन कर दिया जाए, उसी क्षेत्र का वर्णन कर दिया जाए, वही क्या होता है आंचलिक उपन्यास है। मतलब एक ही क्षेत्र विशेष का वर्णन करना आंचलिक उपन्यास, आंचलिक होते हैं, ठीक, क्षेत्र विशेष का, ठीक। तो ये पहली ऐसी रचना थी, उपन्यास थी जिसे आंचलिक उपन्यास कहा गया, ठीक। मतलब ये आंचलिक उपन्यास की शुरुआत थी। तो सबसे पहले शुरुआत किससे की गई आंचलिक उपन्यास की, तो महिला आंचल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिला आंचल, याद रखेंगे। देखिए इनके और उपन्यास के बारे में देखते हैं, तो महिला आंचल जिसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, पद्मश्री से नवाजा गया था। परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ये बहुत बार पूछा गया। पलटू बाबू रोड, तीसरी कसम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको उर्फ मारे हुए गुलफाम भी बोलते हैं। और कितने चौराहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए महिला आंचल जरूर याद रखना। और जुलूस, पलटू बाबू रोड, तीसरी कसम और कितने चौराहे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं में। देखिए जो तीसरी कसम है ना, जो तीसरी कसम है इस पर फिल्म बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई थी, तीसरी कसम पर फिल्म बनाई गई थी जिसमें राज कपूर ने अभिनय किया था, ठीक। इसके हीरो कौन थे, राज कपूर जी, ठीक। इनकी कहानी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी और लाल पान की बेगम, ये भी पूछा जा चुका है कि लाल पान की बेगम किसकी कहानी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की। ये रिपोर्ट आज भी लिखते थे। देखिए ये इनका जीवन नेपाल में भी था, नेपाल और बिहार दोनों जगह इनका जीवन व्यतीत हुआ, तो ये नेपाल से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने एक रिपोर्ट आज लिखा, नेपाली क्रांति कथा, ठीक, और ऋण जल धन जल, ये दो इनके रिपोर्ट आज थे। बहुत ही अच्छे कवि थे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा थे। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका आप महिला आंचल जरूर याद रखना, ठीक। महिला आंचल किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की। चलिए अगला देखते हैं 5वें नंबर पे माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, होशंगाबाद, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इनको किस नाम से जाना जाता, तो एक भारतीय आत्मा, क्वेश्चन आता है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रचलित हैं, या फिर एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक। इन्हें देखिए, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया, 1963 में, ठीक। देखिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1963 में दिया गया था, जिसे इन्होंने राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में 1967 में लौटा दिया था। देखिए इन्हें 1963 में तो पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म भूषण, मगर इन्होंने एक संशोधन किया गया था, राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसके विरोध में इन्होंने 1967 में अपना ये पुरस्कार वापस कर दिया था, लौटा दिया था सरकार को, ठीक। अगला है हिंदी साहित्य के योगदान के लिए 1959 में, कब, 1959 में सागर यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई, ठीक। डीलिट की उपाधि कब दी गई, 1959 में। अगला देखिए, ये इतने श्रेष्ठ कवि थे कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में इनके सम्मान में देश के श्रेष्ठ कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी दिया था। मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनके नाम का पुरस्कार
मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो किससे? मध्य प्रदेश है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन्हें हिमक्रीटनी के लिए देव पुरस्कार दिया गया कब? 1943। देखिए, हिमक्रीटनी की रचना थी जिसके लिए देव पुरस्कार दिया गया था, और ये अपने समय में एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार था। ठीक, उसके बाद इन्हें हिमतरंगिणी के लिए 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? हिमतरंगिणी के लिए। ठीक, तो इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। हिमक्रीटनी जिसके लिए देव पुरस्कार मिला, हिमतरंगिणी जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वनवासी, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, बहुत अच्छी कविता है इनकी, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, है ना। पुष्प की अभिलाषा इनकी एक कविता है, अगर आपने पढ़ी तो हमें जरूर बताना। ठीक, नागार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, वेणु ले गूंजे धरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट की हिमक्रीटनी है, हिमतरंगिणी है, ठीक, पुष्प की अभिलाषा है और वेणु ले गूंजे धरा। ठीक, और समर्पण इनका क्या है? रचनाएं हैं। निबंध देख लेते हैं। अमीर इरादे, गरीब इरादे इनकी निबंध है, और रंगों की बोली इनकी जो एक संपादक थी, एक पत्रिका थी प्रभा, ठीक, जिसे मासिक हर महीने क्या हो प्रकाशित किया जाता था। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप 5 जो आपके इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए कवि थे, उनकी रचनाएं थी, उनके जन्म प्लेस या फिर उनके द्वारा प्राप्त किए गए किसी प्रकार के अवार्ड। तो हम इसका तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का किसे दिया गया? ठीक, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।